Good morning, all the viewers. Welcome all of you to this channel, Awareness of Legal Fraternities. आज कुछ प्रश्नों का उत्तर इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के अंतर्गत दिया जाएगा। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं श्री सुरेश शर्मा जी का। इनका कई प्रश्न हैं, कई किस्त में आया है और कुछ प्रश्न का तो व्हाट्सएप पर शॉर्ट में मैंने उत्तर दिया था, लेकिन मैं समझता हूं कि उसको एक्सप्लेन करना जरूरी है कि शर्मा जी बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, अनुभवी आदमी हैं, रिटायर्ड इंजीनियर हैं, साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करते हैं। इनका एक्सपोजर भी है वकीलों के साथ काम करने का, बड़े बड़े वकीलों के साथ, इसलिए इनका प्रश्न भी उसी तरह का होता है। तो खास इसका तवज्जो देकर हम चाहेंगे कि उस प्रश्न का एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहला प्रश्न है शर्मा जी का। ये कहते हैं अपने प्रश्न में, You stated in one of your lectures that 30 years old will is not required to be proved. My understanding is that it applies only to public document. To manipulate a will to be 30 years old is not difficult, particularly for unregistered will. उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर मैंने व्हाट्सएप पर ही दे दिया था। अब वो उत्तर क्या है व्हाट्सएप पर, सबको के जानकारी के लिए, kindly go through AIR 1993 Patna 129 Division Bench Judgment and watch my video minutely with reference to the context in which I delivered lecture. No formal proof is required for 30 years old any document. कहने का तात्पर्य है कि शर्मा जी के हिसाब से मेरे किसी वीडियो लेक्चर में उन्होंने सुना और उससे उन्होंने अनुमान लगाया कि मैंने कहा है कि 30 साल पुराना अगर विल है तो इसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो प्रश्न है अधूरा है, या कह सकते हैं आधा सही है आधा गलत है। ऐसा मैंने नहीं कहा है, उस लेक्चर को सुनिएगा और किस कंटेक्स्ट में इसीलिए कहा गया। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने का तरीका एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है और वो एविडेंस एक्ट में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कई तरह का होता है। एक तो हुआ कैटेगरी की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, या कि जिसको बोलते हैं प्राइमरी डॉक्यूमेंट, या उसका कॉपी है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट का स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ अलग है, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट का स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ अलग है। दूसरा कैटेगरी हुआ प्राइवेट डॉक्यूमेंट का और पब्लिक डॉक्यूमेंट का। तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट का फॉर्मल प्रूफ करना पड़ता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट के फॉर्मल प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। अगर प्राइवेट डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है तो उसका भी प्रूफ होगा। अगर प्राइवेट डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड कॉपी उसका है, या उसका फोटो कॉपी है, या कोई टाइप कॉपी है, तो सेकेंडरी एविडेंस में उसका प्रूफ का जो प्रावधान है वो उसके हिसाब से उसको प्रूफ करना पड़ेगा, तब जाकर के वो एडमिसिबल इन एविडेंस होगा। लेकिन पब्लिक डॉक्यूमेंट में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर है पब्लिक डॉक्यूमेंट, तो ओरिजिनल डायरेक्ट एडमिसिबल है, उसमें फॉर्मल प्रूफ की कोई आवश्यकता ही नहीं। उसी तरह से अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट का सर्टिफाइड कॉपी को प्रोड्यूस करता है तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट भी डायरेक्टली एडमिसिबल है। There is no need of any formal proof as per the provisions of Evidence Act. उसी प्रकार से एक थर्ड कैटेगरी का डॉक्यूमेंट होता है, उसको बोलते हैं 30 इयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट। तो 30 इयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट के लिए फॉर्मल प्रूफ का प्रोविजन को डिस्पेंस विथ कर दिया गया है। उसमें किसी को जा करके गवाही देने की आवश्यकता नहीं है कि ये किनका लिखा हुआ है, किनका दस्तखत है। वो 30 साल पुराना होना चाहिए और प्रॉपर कस्टडी से आया है ये कहना चाहिए कि कहाँ था डॉक्यूमेंट, किसने लाया, कैसे आया, किनके कस्टडी से आया, इसका चेन मिलना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। इसलिए शर्मा जी ने जो डाउट किया है वो सही है, कोई भी समझ सकता है, कोई भी रीजनेबल आदमी कर सकता है कि कोई अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, एंटीडेटेड बना के 30 साल पुराना कहा जा सकता है, ये बहुत आसान है। लेकिन वैसे डॉक्यूमेंट का 30 ईयर्स का कस्टडी, प्रॉपर कस्टडी होना चाहिए, यानी कि 30 साल तक कहाँ था वो डॉक्यूमेंट और 30 साल के बाद कैसे आया, किस कस्टडी से आया। ये जानकारी जब हो जाएगा तो पॉसिबिलिटी एंटीडेटेड करके ओल्ड बनाने का 30 साल पुराना
कम हो जाता है। और उसके बाद इट डिपेंड्स अपॉन द विजडम ऑफ द कोर्ट टू जज द वेरासिटी एंड टेस्टिमनी ऑफ द पर्सन हु कम्स टू डिपोज इन सपोर्ट ऑफ द कस्टडी ऑफ 30 years old डॉक्यूमेंट। तो 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट का सिर्फ कस्टडी प्रूव करना पड़ता है। अब ये 3 तरह के डॉक्यूमेंट की बात हो गई। अब विल एक अलग पेडेस्टल पर एक डॉक्यूमेंट है। विल इज इंटायरली ए डिफरेंट डॉक्यूमेंट। इसमें फॉर्मल प्रूफ करना पड़ता है। उसके लिए प्रावधान है इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 68 में और एविडेंस एक्ट के सेक्शन 63 में। तो सेक्शन 63 में सभी डॉक्यूमेंट का फॉर्मल प्रूफ का जो प्रावधान है, यानी कि ये डॉक्यूमेंट किसका लिखा हुआ है, किसका दस्तखत है, एक्सक्यूशन वगैरह, ये सब राइटिंग वगैरह सब प्रूफ करना पड़ता है। तो जो आदमी लिखता है वो आके प्रूफ करता है, या जिसके सामने लिखा गया वो प्रूफ करता है, या जो व्यक्ति लिखावट पहचानता है वो आकर के प्रूफ करता है। ये तरीका है। तो इसमें थोड़ा विशेष प्रूफ करना पड़ता है एक्सक्यूशन का, विल का। सक्सेशन एक्ट के प्रावधान को उसके साथ दोनों साथ पढ़ करके देखा जाता है। 63 और 68 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट। 63 हुआ इंडियन एविडेंस एक्ट का और 68 हुआ इंडियन सक्सेशन एक्ट का। उसके हिसाब से प्रूफ हुआ है कि नहीं डॉक्यूमेंट। दूसरा ये तो एक्सक्यूशन हुआ। एक्सक्यूशन होने से ही डॉक्यूमेंट का फॉर्मल प्रूफ कंप्लीट नहीं हो जाता, एग्जीक्यूट नहीं मार पाए जब तक कि उसमें अटेस्टेशन नहीं प्रूफ होगा। अटेस्टेशन इसलिए कि विल इज ए कंपल्सरली अटेस्टेबल डॉक्यूमेंट। अगर और विल में अगर अटेस्टेशन नहीं यानी कि गवाह का गवाही नहीं है तो विल इनवैलिड है, एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं है, उससे कोई राइट इंटरेस्ट नहीं पास करेगा आफ्टर डेथ ऑफ टेस्टेटर। तो इसलिए अटेस्टेशन भी प्रूव करना जरूरी है। और अटेस्टेशन का डिफिनेशन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। तो जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि अटेस्टेड होना चाहिए, इसका मतलब है अटेस्टेशन के डेफिनेशन के हिसाब से कि 2 गवाह का होना चाहिए। इट मस्ट बी अटेस्टेड बाई एटलीस्ट 2 विटनेसेस। अब 2 विटनेस से ज़्यादा हो सकता है। तो अगर हमको विल प्रूव करना है तो उस विल में एक गवाह का होना गवाही जरूरी है जो कि अटेस्टेशन प्रूव करे, और जो एक्सक्यूशन को प्रूव करे उसको एक्सक्यूशन जिसके सामने हुआ हो, जिसने देखा हो, या डीड राइटर जिसने उसको लिखा हो, वो डीड का मजमून बनाया हो और उसके सामने एक्सक्यूटर ने दस्तखत किया हो, एक्सक्यूट करने वाला जो है डीड टेस्टेटर। और अगर उसका राइटिंग और सिग्नेचर सब प्रूव हो जाता है, यानी कि एक्सक्यूशन प्रूव हो जाता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, कंपिटेंट व्यक्ति के द्वारा, और अटेस्टेशन प्रूव हो जाता है, तो फॉर्मल प्रूफ का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है, तब वो डॉक्यूमेंट एडमिसिबल इन एविडेंस हो जाता है। तब विल को एग्जीक्यूट मार करके तब उसको देखा जाएगा, उसका एविडेंसी वैल्यू और उसका कंसिक्वेंस से जज किया जाएगा। ये तरीका है। अब अगर ऐसा विल है जो 30 साल पुराना है, तो जाहिर है कि जब 30 साल पुराना विल है तो ये पॉसिबिलिटी है कि लिखने वाला आदमी टेस्टेटर तो मर ही गया है, हो सकता है गवाह भी मर गया हो, तो गवाह नहीं अवेलेबल है। तो गवाह क्यों आवेगा, कैसे आवेगा, मरा हुआ व्यक्ति नहीं आ सकता है। तो वो प्रिंसिपल के आधार पर उस विल को एडमिसिबल बनाया गया। उसके बाद देखा गया, हो सकता है कि किसी केस में गवाह जिंदा हो। अगर कोई क्वेश्चन उठता है कि चैलेंज अगर हुआ हो जेन्युइननेस ऑफ द विल और फोर्ज एंड फैब्रिकेटेड का क्वेश्चन हो, तो 30 years ओल्ड डॉक्यूमेंट के आधार पर विल एडमिसिबल तो हो जाएगा, लेकिन वो कंक्लूसिवली एंड एक्सक्लूसिवली फैक्टम ऑफ एक्सक्यूशन ऑफ विल प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, ये कोर्ट के विजडम पर डिपेंड करता है। तो इवन 30 years ओल्ड डॉक्यूमेंट में जिसमें फॉर्मल प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, अदर एविडेंस और सर्कमस्टांस को देख करके कोर्ट जज करेगा। इसलिए कोई स्टेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि 30 years ओल्ड विल है तो और कोई गवाह नहीं आया है तो स्टेट में उसको रिलाई कर सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन ए केस, रिलाई करके ऑर्डर पास कर देगा जो प्रोपाउंडर ऑफ विल है उसके फेवर में। अगर चैलेंज टू विल है, जेन्युइननेस एंड करेक्टनेस ऑफ विल को चैलेंज किया गया है, राइटिंग के बारे में फोर्ज एंड फैब्रिकेटेड कहा गया है, अटेस्टेशन को डिनाई किया गया है, तो वैसे केसेज में जो प्रोपाउंडर ऑफ द विल है जो उस पर रिलाई करता है वो एविडेंस देगा कि अब कोई भी अटेस्टिंग विटनेस अवेलेबल नहीं है।
और टेस्टेटर भी अवेलेबल नहीं, टेस्टेटर तो मर गया, मरने के बाद ही बिल को प्रोड्यूस किया जाता है प्रोवेट वगैरह एल के लिए। तो जब टेस्टेटर भी मर गया और अटेस्टेशन करने वाला अटेस्टिंग विटनेस भी मर गया, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोर्ट उसको एग्जामिन करेगा। कब एग्जामिन करेगा? 30 ईयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट के तरह उसको ट्रीट करके और उसके कस्टडी को प्रूफ हुआ गया, उससे सेटिस्फाइड होकर के उसको मानेगा। और उसमें लीगल प्रिजम्पशन है कि 30 ईयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट है तो प्रिजम्पशन है उसके करेक्टनेस का, जेन्युइननेस का। वो प्रिजम्पशन को रिवर्ट करने का ओनर्स है, अदर साइड इसको चैलेंज करता है। प्रोपाउंडर ऑफ द विल सपोर्टिंग एविडेंस दे सकता है। तो ये सब मिला करके पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। और ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है पटना वाले जजमेंट में, और अदर जजमेंट भी इस पर है। सिर्फ लॉ यही कहता है कि 30 ईयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट को फॉर्मल प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग। अगर हमने किसी लेक्चर में कहा है कि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूफ, इट इज़ क्वाइट ट्रू। हमने सही कहा, आई स्टिक टू दैट कि 30 ईयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट को फॉर्मल प्रूफ की आवश्यकता नहीं, लेकिन उसमें कस्टडी प्रूफ करना पड़ता है। फ्रॉम वेयर इट हैज़ कम एंड व्हाट इज द पीरियड ऑफ कस्टडी। If it is proved that for 30 years period of custody is explained satisfactory to the satisfaction of the court has got no option but to rely upon that document which is 30 years old and treat it to be a genuine and true document by virtue of the presumption attached to the document in view of the provisions of section 90 of the Indian Evidence Act. तो शर्मा जी, हम समझते हैं कि आप सेटिस्फाइड हो जाइएगा। अगर और इस पर कुछ स्टडी कीजिएगा, बहुत सा केस लॉ मिलेगा। कई केस हमने अभी पटना हाई कोर्ट में बहस किया था, उसमें मेरा रजिस्टर्ड विल था और रजिस्टर्ड विल जो है खो गया था, तो उसका सर्टिफाइड कॉपी हमने लाया था। सर्टिफाइड कॉपी पर, वो सर्टिफाइड कॉपी भी 30 साल पुराना था, सर्टिफाइड कॉपी लिया हुआ, उसका सब आदमी मर गया था, एक भी गवाह वगैरह कुछ नहीं था, तो उस पर कोई एविडेंस नहीं दिया गया था। लेकिन प्रॉपर कस्टडी सर्टिफाइड कॉपी का प्रूफ हो गया था। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी हमारे पक्ष में आदेश आया था, प्रोवेट ग्रांट हो गया था, हाई कोर्ट से भी प्रोवेट ग्रांट हो गया, और सुप्रीम कोर्ट अदर साइड गया तो अदर साइड से सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। यानी कि बोथ ऑर्डर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का और हाई कोर्ट का ऑर्डर बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उसमें भी क्वेश्चन था, 30 ईयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट है, और दूसरा था कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो ये है ही नहीं, तो टेस्टेटर का दस्तखत भी है, कैसे सर्टिफाइड कॉपी में कैसे प्रूफ हुआ? सर्टिफाइड कॉपी में तो ओरिजिनल दस्तखत रहता नहीं, वो डॉक्यूमेंट को वहाँ से कॉपी आउट करके रजिस्ट्री कचहरी में कोई दूसरा व्यक्ति जो अपॉइंटेड होता है, क्लर्क होता है, उसका क्लर्क लोग का कॉपिंग क्लर्क बोलते हैं रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, वो जितना भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होता है उस सब डॉक्यूमेंट को वो कॉपी करता है, यानी कि उसको पेन से लिखता है, और लिखता है तो उसके लिखावट में रहेगा, और कहाँ पर दस्तखत वगैरह सब उसी के लिखावट में रहेगा। ए टू जेड एक वर्बेटिम पूरे डॉक्यूमेंट का कंटेंट्स को वो उतार करके तब सर्टिफाइड कॉपी, सर्टिफिकेट लगा के, मुहर लगा के दिया जाता है। तो वो सर्टिफाइड कॉपी को कोई प्रूफ नहीं कर सकता। उसका फॉर्मल प्रूफ में ये कहना मुश्किल है कि दस्तखत किसका है और किसने किया है। कोई व्यक्ति जो जिसके सामने अगर मान लिया हुआ भी हो तो वो सर्टिफाइड कॉपी को देख करके वो नहीं प्रूव कर, उसको सेकेंडरी एविडेंस में दिया जाएगा सर्टिफाइड कॉपी को। तो सेकेंडरी एविडेंस का मापदंड दूसरा है, वो बाई मेमोरी वो बताएगा कंटेंट्स को पढ़ करके कि हाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमने देखा था, उसका कंटेंट्स इसी तरह का था। तो उसका प्रावधान बना हुआ है एविडेंस एक्ट में, सेकेंडरी एविडेंस कैसे होगा। इसलिए जब वैसी आवश्यकता होगी तो वकील लोग देखते हैं, जज लोग देखते हैं कि सेकेंडरी एविडेंस के हिसाब से कंप्लायंस हुआ कि नहीं हुआ, एविडेंस उस हिसाब से है कि नहीं। तो आपका पहला प्रश्न का तो उत्तर हो गया शर्मा जी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है शर्मा जी का, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हालांकि प्रैक्टिशनर लोग जनरली जानते हैं, और पता नहीं शर्मा जी का ध्यान इस पर क्यों नहीं आया, और इन्होंने क्वेश्चन मार्क किया जिससे लगा कि इनको लगता हो कि गलत हो रहा है, जिसका कोई प्रावधान नहीं। तो इनका प्रश्न है CPC से है, इंजंक्शन मैटर पर। प्रश्न लिखते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेम्पोररी इंजंक्शन अंडर ऑर्डर 39 एंड एड इंट्रीम इंजंक्शन। दूसरा लिखते हैं,
Each code or act permits prayer for ad interim injunction in a suit or application. प्रश्न तो बहुत सीधा है और ऐसा है कि बहुत सारे वकील लोग भी इससे हो सकता है कि वाकिफ नहीं हो और कुछ नए जुडिशियल ऑफिसर लोग भी अंतर नहीं समझते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आम व्यक्ति जो कानून से रिश्ता रखता है उसके लिए भी ये जानना जरूरी है। तो आपका प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन लीगल प्रैक्टिशनर के लिए ये कहना कि ये प्रावधान किस एक्ट में है, क्योंकि आप लॉ से एसोसिएटेड हैं तो आप ऑर्डर 39 को अच्छी तरह से पढ़ करके समझ सकते हैं। हमको लगता है शर्मा जी आपने उसको ध्यान से पढ़ा ही नहीं। तो सबसे पहले 2 पार्ट में आपका प्रश्न है, तो उसका जवाब तो बहुत आसान है। टेम्पररी इंजंक्शन और एड इंटीरिम इंजंक्शन में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है भी और नहीं भी। आप कहिएगा क्या है, तो बहुत बारीक डिफरेंस है। तो उसको समझने के लिए आप एड इंटीरिम वर्ड का माने समझिए। एड इंटीरिम वर्ड है लैटिन वर्ड, इसका माने होता है इन द मीन टाइम या इन द टाइम बिटवीन। तो किस टाइम बिटवीन, ये अपने आप में सिग्निफिकेंट है। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं एज ए वकील और इंजंक्शन कैसे ग्रांट होता है या ऑर्डर 39 को माइन्यूटली एक बार फिर से अभी आप पढ़िए मेरा लेक्चर सुनने के बाद, तो आप समझ जाइएगा। और अगर कोर्ट के प्रोसीडिंग को देखते कैसे कोर्ट में इंजंक्शन होता है और किस तरह का ऑर्डर कोर्ट करता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं तो माइन्यूटली पढ़ने से ऑर्डर 39 को ही आपको समझ में आ जाएगा। हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते यहाँ पर। दूसरा, पहला पार्ट का हो गया आंसर कि एड इंटीरिम और इंटीरिम में क्या अंतर है। तो एड इंटीरिम और इंटीरिम में पहला हमारा आंसर है कि कोई अंतर नहीं, दोनों जो है टेम्पररी इंजंक्शन का ही पार्ट है। 2 तरह का इंजंक्शन होता है, एक टेम्पररी इंजंक्शन होता है, एक परपिचुअल या परमानेंट इंजंक्शन होता है। इसके बारे में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है सेक्शन 36, 37। वो कौन टेम्पररी होगा कौन परपिचुअल होगा। सेक्शन 39 में परपिचुअल इंजंक्शन होता है। तो सीपीसी ऑर्डर 39 डील करता है टेम्पररी इंजंक्शन को। तो टेम्पररी का मतलब ही हुआ ड्यूरिंग दी पेंडेंसी ऑफ सूट, जब तक सूट चलता है तभी तक वो कारगर होता है। अगर आज इंजंक्शन ऑर्डर पास हुआ तो सूट के डिस्पोजल तक ही रहेगा, सूट के डिस्पोजल के बाद वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। लेकिन अगर परमानेंट इंजंक्शन का रिलीफ मांगा गया है और कोर्ट डिक्री देता है तो सदा सर्वदा के लिए उसको बोलते हैं परपिचुअल, यानी कि शाश्वत, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक वो इंजंक्शन बरकरार रहेगा। तो वो परपिचुअल इंजंक्शन जब होता है, जब फाइनल जजमेंट पास होता है सूट में, तो वो सूट के डिक्री होने के समय आप कह सकते हैं जिस दिन सूट टर्मिनेट कर रहा है, कोर्ट का लास्ट प्रोसीडिंग का जो स्टेज आता है वहाँ पर वो डिग्री बनता है या ऑर्डर जजमेंट पास होता है परपिचुअल इंजंक्शन का। तो टेम्पररी इंजंक्शन शुरू होता है मुकदमा दायर करने के बाद से और सूट के डिस्पोजल तक अंतिम निर्णय होने के बाद वो एंड कर जाता है ऑटोमेटिकली, या अंतिम निर्णय होने पर वो एंड कर जाता है। उसके कॉन्ट्ररी परपिचुअल इंजंक्शन अंतिम निर्णय होने के समय ही शुरू होता है और सदा सर्वदा के लिए कायम रहता है। तो ये समझ गए टेम्पररी इंजंक्शन। अब टेम्पररी और एड इंटीरिम, तो एड इंटीरिम इंजंक्शन और टेम्पररी इंजंक्शन दोनों एक ही है, लेकिन स्लाइट डिफरेंस है। स्लाइट डिफरेंस क्या है? एड इंटीरिम इंजंक्शन चूँकि हम कहते हैं एक ही है इसलिए कि सूट के दौरान ही होता है, और टेम्पररी इंजंक्शन भी सूट के दौरान ही होता है। यानी कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट अगर कोई इंजंक्शन ऑर्डर है, यू मे कॉल इट टेम्पररी इंजंक्शन और इट मे कॉल इट इंटीरिम इंजंक्शन। अब एड इंटीरिम उसका क्वालिफाइंग वर्ड है, इंटीरिम में एड जोड़ दिया गया है, ई सिग्निफिकेंट है। और चूंकि ई वर्ड कहीं ऑर्डर 39 में लिखा हुआ नहीं है, इसलिए लोगों को लगता है कि कहाँ से ही आ गया वर्ड। एड इंटीरिम इंजंक्शन का प्रावधान है ही नहीं सीपीसी, बहुत लोग को ये भी होता है। तो एड इंटीरिम वहाँ पर होता है जैसा कि बताया इन दी मीन टाइम। क्या मीन टाइम? मीन टाइम मतलब ताबक, जब तक की। यानी कि अगर हमने कोई इंजंक्शन का पिटीशन फाइल किया और इंजंक्शन का पिटीशन पर सुनवाई होगी, तो सुनवाई किसका होगा? सबसे पहले जो पिटीशन देता है उसकी सुनवाई होगी।
अगर उसकी सुनवाई के बाद कोर्ट समझता है कि इंजंक्शन ग्रांट कर दिया जाए तो वो बिना सुने हुए इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है। उस सीपीसी में प्रावधान है ऑर्डर 39 में। अगर ग्रांट करेगा तो, लेकिन एक दूसरा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, ऑडी अल्टम पैटम लैटिन में एक ये प्रोवर्ब है, उसके हिसाब से कि कोई भी व्यक्ति के विरुद्ध जब तक ऑर्डर नहीं पास किया जाएगा तब तक कि उसको सुनने का मौका नहीं दिया जाएगा, उसको सुनने के बाद ही उसके विरुद्ध कोई ऑर्डर पास किया जाएगा। तो उस सिद्धांत के हिसाब से जैसे ही पड़ता है इंजंक्शन का पिटीशन तो कोर्ट क्या करता है, नोटिस देता है अदर साइड, नोटिस से शो कॉज मांगता है। अदर साइड डिफेंडेंट आएगा, शो कॉज देगा और दोनों पार्टी को सुनने के बाद जो ऑर्डर पास करेगा तो या तो रिजेक्ट कर देगा, काम खत्म हो गया, या इंजंक्शन का ऑर्डर करेगा तो उसमें लिखेगा कि टिल द डिस्पोजल ऑफ द सूट, इंजंक्शन हो गया यानी कि टेम्पररी इंजंक्शन हो गया। लेकिन एक तीसरा सिचुएशन है कि अगर पिटीशन दिया और कोर्ट समझता है कि इसमें अदर साइड को बगैर सुने हुए हम टेम्पररी इंजंक्शन नहीं दें, लेकिन इन बिटवीन केस के सिचुएशन को देखते हुए, प्लेंटिफ के इंटरेस्ट को देखते हुए और जो प्रिंसिपल है इंजंक्शन का ग्रांट करने का, इन द बेटर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज और इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट अगर समझता है कि नहीं बगैर सुने हुए डिफेंडेंट के हम इंजंक्शन कर दें तो उसी को बोलते हैं एड इंटीम इंजंक्शन। इंजंक्शन का पिटीशन अभी फाइनल डिस्पोजल नहीं हुआ है, while the court has keeping the injunction petition pending for final disposal, an order has been passed granting injunction, that is called ad interim injunction. Means that ad interim temporary injunction is till final disposal of the injunction petition, whereas plain and simple temporary injunction is till the disposal of the suit, whereas ad interim injunction is till the disposal of the injunction petition. तो सपोज कीजिए कि एड इंटीरिम ऑर्डर हो गया, यानी कि इंजंक्शन पर सुनवाई तक हम रोक लगाते हैं डिफेंडेंट को जमीन पर जाने के लिए और उनको शो कॉज नोटिस देते हैं, आइए अब शो कॉज। अब डिफेंडेंट आएगा, शो कॉज देगा, अगर डिफेंडेंट के शो कॉज से कोर्ट कन्विंस हो गया तो जो एड इंटीरिम इंजंक्शन लगाया है उसको वैकेट कर देगा, इंजंक्शन का पिटीशन डिसमिस हो जाएगा, डिस्पोजल हो जाएगा। या अगर समझता है कि एड इंटीरिम इंजंक्शन सही हमने लगाया है तो उसको एब्सोल्यूट कर देगा और लिख देगा दिस ऑर्डर विल कंटिन्यू टिल डिस्पोजल ऑफ द सूट, तो वो टेम्पोररी एड इंटीरिम से वो हो गया टेम्पोररी इंजंक्शन। लेकिन उसको भी इंटीरिम ही कहा जाएगा, इंटीरिम मतलब फाइलिंग ऑफ द सूट एंड डिस्पोजल ऑफ द सूट के बीच का है, लेकिन एड इंटीरिम है फाइलिंग ऑफ द सूट एंड इंजंक्शन पिटीशन के डिस्पोजल के बीच का है, तो हो गया एड इंटीरिम। अब इसको गौर से पढ़िएगा, ऑर्डर 39 रूल 2 का सब क्लॉज 2, तब जैसा हमने बताया इंजंक्शन का पिटीशन और फाइनल डिसीजन को पेंडिंग रखते हुए ऑर्डर करेगा, तो ऑर्डर 39 रूल 2 सब क्लॉज 2 को पढ़ने से आपको क्लियर होगा, माइन्यूटली उसको पढ़िएगा। और उसका कारण है कि इंजंक्शन का ऑर्डर जब पास कर देगा कोर्ट एड इंटीरिम इंजंक्शन तो उसको ज़्यादा दिन पेंडिंग नहीं रख सकता है, क्योंकि इंजंक्शन इज सपोज टू बी हार्श रेमेडी, किसी के फंडामेंटल राइट्स को कंट्रोल करता है। सपोज कीजिए कि डिफेंडेंट हैज गॉट राइट टू प्रॉपर्टी एंड ही इज इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड बाय इंजंक्शन ऑर्डर ही हैज बीन रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम गोइंग ओवर टू द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट, तो उसके राइट को कंट्रोल किया जाता है और उसके फंडामेंटल राइट पर अटैक हो जाता है। राइट टू पजेस पहले फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, आर्टिकल 19F जब डिलीट हो गया अमेंडमेंट के बाद तब आर्टिकल 300 कैपिटल ए हो गया। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इसको बोलते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी इज स्टिल, सिर्फ नॉमिनक्लेचर चेंज हो गया, इट इज बीइंग ट्रीटेड जस्ट लाइक दैट, नाउ इट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी। तो वो राइट का वायलेशन हो जाता है कोर्ट के आदेश के द्वारा, इसलिए उसमें कहा गया कि कोर्ट हैज टू पास फाइनल ऑर्डर विद इन 30 डेज। ये पैरामीटर्स आपको पता चलेगा रूल 3 कैपिटल ए से। ऑर्डर 39 के रूल 3 कैपिटल ए में लिखा हुआ है कि 30 दिन के अंदर उसको डिस्पोजल कर देना है, तो इसलिए ये टाइम लिमिट दिया गया है। अगर आप ऑर्डर 39 सब क्लॉज 1 एंड 2 को पढ़िएगा, उसके बाद रूल 2 का 2 पढ़िएगा और रूल 3 पढ़िएगा, और जो एड इंटीरिम का माने आप समझिएगा, एड इंटीरिम का माने क्या हुआ इन द मीन टाइम या इन द टाइम बिटवीन, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसका प्रोविजन सीपीसी में ही है, ऑर्डर 39 में ही है,
और इसी के तहत कोर्ट करता है देयर इज नथिंग रॉन्ग इन पासिंग ad interim order of injunction. It is within the jurisdiction and domain of the court hearing the injunction matter to pass ad interim injunction or not to pass ad interim injunction, or a state may pass a temporary injunction that can be done. इसीलिए प्रोविजन बनाया हुआ है ऑर्डर 39 रूल 4 में बनाया हुआ है कि अगर कोई गलत ऑर्डर पास कर देता है कोर्ट तो उसको वायरी करने के लिए, सेट साइड करने के लिए, रिसाइंड करने के लिए डिफेंडेंट उसमें पिटिशन फाइल कर सकता है और वो ऑर्डर को रिसाइंड किया जा सकता है। उसका सर्टेन ग्राउंड्स है, अगर वो सब ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो प्रोविजन के हिसाब से उसको डिफेंडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलेगा और वो वेल कर सकता है। और या तो वो ऑर्डर अपीलेबल भी है, अगर एग्रीव है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल कर सकता है। अपीलेबल ऑर्डर का चैप्टर है ऑर्डर 43। ऑर्डर 43 के रूल 1 के सब क्लाउज आर में दिया हुआ है कि ऑर्डर 39 के किस किस क्लाउज में जो ऑर्डर होगा, और रूल 1 एंड 2 और 2A और 3 ये सब 4 में जो भी ऑर्डर होगा वो सब अपीलेबल होगा। तो अपील में जाने का भी रेमेडी है। और द कोर्ट विच हैज पास द डिग्री दिस ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन, दैट कोर्ट इज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू रिसाइन दैट ऑर्डर एंड हैज जुडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनी पिटिशन फाइल अंडर रूल 3A बाय द एग्रीव्ड पार्टी। तो ये शर्मा जी हम समझते हैं कि आप सेटिस्फाइड हो जाइएगा। अगर आप पढ़ लीजिएगा तो हमने जो कहा है वो आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा माइन्यूटली। जिस नज़रिए से आप देखते हैं उसी नज़रिए से माने बदल जाता है। जैसे जैसे आप देखते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, उसी तरह से है लॉ को आप जिस नज़रिए से जितनी बार पढ़िएगा कभी कभी लगेगा मोर एंड मोर यू विल बिकम वाइजर। आपको लगेगा कि ये माने हमको पहले नहीं समझ में आया था, अब इसका माने ही भी लगता है, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए किसी भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन को पढ़ने और समझने के लिए ये ठीक है कि अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल ड्राफ्टिंग होता है अंग्रेजी में सब बना हुआ है। ओरिजिनल जो भी एक्ट या कोड स्टैट्यूट है सब अंग्रेजों का बनाया हुआ है, तो उसका अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी है। लेकिन कभी कभी देखते हैं कि अंग्रेजी के विद्वान लोग भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन का माने सही नहीं लगा पाते हैं या नहीं समझ पाते। उसकी कारण है क्या कि उनको लॉ ऑफ प्रेसिडेंस नहीं मालूम है और उनको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के बारे में उन्होंने नहीं पढ़ा है, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं जानते हैं। एक्ट के माने को समझने के लिए उसका एक्ट का प्रीएम्बुल क्या है, उसका एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है, किस लिए वो इनैक्ट किया गया है, ये सब को दिमाग में रख करके अगर पढ़ा जाता है तो उसका सही सही माने निकलता है। इसीलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब कोई कंट्रोवर्सी होता है तो उसको सभी प्रिंसिपल को अप्लाई करके उसको एक्सप्लेन करता है और वही रूलिंग होता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं या लोअर कोर्ट फॉलो करता है, या हम लोग उसको आर्गूमेंट के दौरान हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में भी साइट करते हैं, जिसको साइटेशन कहते हैं, जो रिपोर्टेड केस लॉ है। दैट बिकम्स केस लॉ बाइंडिंग ऑन दी ऑल कोर्ट्स सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट्स। तो स्टेट के अंदर जितना भी कोर्ट है और ट्राइब्यूनल है सब के ऊपर हाई कोर्ट का जजमेंट बाइंडिंग होता है। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जितना भी हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट है पूरे कंट्री में सबके ऊपर बाइंडिंग हुआ। दैट बिकम्स लॉ ऑफ द लैंड। द लेटेस्ट जजमेंट एंड फाइंडिंग गिवन बाय द एपेक्स कोर्ट becomes law of the land. It is binding on all the courts and all the parties concerned. तो ये भी आपका सवाल हो गया शर्मा जी। हम समझते हैं कि अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा और जितने भी श्रोता सुन रहे हैं और खास करके अधिवक्ता महोदय सुन रहे हैं, यंगर फ्रेंड मेरे सुन रहे हैं या जुडिशियल ऑफिसर सुन रहे हैं, उन लोग भी इस बात को अच्छी तरह समझेंगे कि उनको इंजंक्शन ग्रांट करने में एक बहुत बड़ा हथकंडा है उनके पास, कि अगर उनके पास टाइम नहीं है, बहुत अर्जेंट मैटर है, प्लेंटिफ प्रेशर में है और कोर्ट के ऊपर भी प्रेशर है, तो ad interim ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन पास कर दीजिए। उसमें आप कोई टाइम लिमिट भी दे सकते हैं, 7 डेज का दे सकते हैं, 10 डेज दे सकते हैं, टिल अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट दे सकते हैं, या टिल डिस्पोजल ऑफ द इंजंक्शन मैटर दे सकते हैं। तो वो ad interim इंजंक्शन कहलाएगा। और ad interim इंजंक्शन को जब आप कन्फर्म कर देंगे तो टेम्पररी इंजंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर उसको आप रिसाइन कर देंगे उस ऑर्डर को तो ख़त्म हो जाएगा, इंजंक्शन के पिटिशन का रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत सुविधाजनक है, इसीलिए लेजिस्लेचर ने ऐसा बनाया है कि कब कैसा सिचुएशन है। आज के तारीख में देखते हैं कि जुडिशियल ऑफिसर लोग इंजंक्शन देने में थोड़ा हिचकते हैं। हम लोग के ज़माने में 70 के दशक में देखते थे कि हम लोग जब यंगस्टर थे जैसे ही सूट फाइल करते थे, सेम डे सूट फाइल करते थे और साथ साथ इंजंक्शन पिटिशन देते थे,
और उसी दिन एडमिशन भी हो जाता था और इंजंक्शन पर एडिटिव ऑर्डर भी हम लोग ले लेते थे या टेम्पररी इंजंक्शन ले लेते थे और उस समय बहुत स्मूथली चलता था। अभी क्या हो गया है कि अभी लिटिगेशन बढ़ गया है और लिटिगेशन का टेंडेंसी ज़्यादा होने से जो लिटिगेंट माइंडेड जो लोग होते हैं, लिटिगेशन माइंडेड लोग होते हैं, लिटिगेंट्स लोग, वो ऐसा साइकोलॉजी डेवलप कर लिए है, डिफेंडेंट अगर एडवांटेजियस पोजीशन में है तो वो प्रोसीडिंग को ड्रैग करना चाहता है और इसके लिए अगर उसके फेवर में कोई ऑर्डर हो गया तो वो ड्रैग करता है। अगर प्लेंटिफ इंजंक्शन ले लिया और डिफेंडेंट को उससे नुकसान हो रहा है तो प्लेंटिफ डिले करना शुरू कर देता है। तो इस सब सिचुएशन को देखते हुए कोर्ट को सजग रहना है और अब जो है एडिटिव ऑर्डर का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो समय पर फाइनल हियर करके इंजंक्शन का फाइनल ऑर्डर पास कर दें, इंजंक्शन पिटीशन को फाइनली डिस्पोज कर दें कि मेंटेनेबल है कि नहीं। अब शर्मा जी का एक तीसरा प्रश्न है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहते हैं वेदर सब्स्टिट्यूशन अंडर ऑर्डर 22 रूल 3 और 4 कैन बी रिप्लेस्ड विथ ऑर्डर 1 रूल 10 सब क्लॉज 2 when automatic abatement has already taken place. Some advocate for order 1. Is it correct, sir? How you view this video? हमने शॉर्ट आंसर शर्मा जी आपको व्हाट्सएप पर नो में लिखा था और संभवतः हो सकता है कि इसके पहले भी हमने आप ही का एक प्रश्न में एक जजमेंट भी दिया था, पटना हाई कोर्ट का जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट दिया था। और कहाँ से ही कन्फ्यूजन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ही कन्फ्यूजन हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ऑर्डर 1 रूल 10 में पिटीशन मेंटेनेबल है, लेकिन उसका पूरा फैक्ट्स लोग नहीं पढ़ते हैं, प्लेस्टम पढ़ करके मिसडायरेक्टेड हो जाते हैं। और एक आध बार जुडिशियल ऑफिसर लोग को हमने बताया था, एक मोतिहारी का केस था, वहाँ पर एक बहुत सीनियर ऑफिसर थे, वो जूनियर ऑफिसर मुंसिफ या सब जज के कोर्ट में बहस कर रहे थे, उनका अवेटमेंट हो गया था, प्रोसीडिंग अवेट कर गया था, तो अवेटमेंट का पिटीशन उनका पहले दिया गया था और वो रिजेक्ट भी हो गया था क्योंकि उसमें डिले को एक्सप्लेन उन्होंने नहीं किया था। तो डिले का पिटीशन जो सेटिंग असाइड अवेटमेंट वगैरह का पिटीशन का रिजेक्ट हो गया, तब सेक्शन 10 में उन्होंने पिटीशन दिया और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 1 रूल 10 में दिया। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 83 सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने रेफ़र किया और उसके आधार पर जुडिशियल ऑफिसर काफ़ी प्रेशर में आ गए और वो पढ़ करके वो भी नहीं समझ सके कि हम अब क्या करें। तो उन्होंने हमसे फ़ोन पर कंसल्ट किया, तो हमने उनको बताया कि उस जजमेंट का डिस्टिंक्शन क्या है। वो जजमेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने परमिट किया था, एक्चुअली वो अवेट नहीं किया था, इसलिए कि उसमें प्रिंसिपल ये अप्लाई किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति मरता है तो अवेटमेंट ऑटोमेटिकली होता है। कब होता है? जब स्टैट्यूटरी पीरियड ऑफ सब्स्टिट्यूशन 90 डेज का है, वो पार कर गया, कोई सब्स्टिट्यूशन का पिटीशन नहीं फाइल हुआ, तो अवेटमेंट टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली, वो मुर्दा हो गया केस, प्रोसीडिंग जो भी है समाप्त हो गया, सूट है जो समाप्त हो गया। तब मरे हुए केस में कोई पिटीशन मेंटेनेबल नहीं। लेकिन उस केस में फैक्ट क्या था कि जो व्यक्ति मरा था उसका कुछ एयर, 1 या 2 एयर ऑलरेडी रिकॉर्ड पर था इन एनी कैपेसिटी, अगर वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो या अपेलेंट हो रेस्पोंडेंट हो। तो एक दूसरा प्रिंसिपल लॉ है, इफ एनी ऑफ द एयर ऑफ द डिसीज्ड पार्टी is on record in any capacity whatsoever, then it is presumed that the state of the deceased party is being represented through that person. अगर स्टेट रिप्रेजेंटेड है, ESTAT स्टेट ऑफ द डिसीज अगर रिप्रेजेंटेड है तो ऑटोमेटिक अवेटमेंट का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करता है। वो अलग क्वेश्चन होता है कि बाद में उसमें वो आ करके क्या करेगा, उसको क्या रेमेडी है और वो रेमेडी अवेल करेगा कि नहीं करेगा, अवेटमेंट के लिए वो क्या करेगा। अगर उसका कोई लेफ्ट ओवर एयर है तो वो कह सकता है कि कॉलूसिव ऑर्डर है, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, वो अलग क्वेश्चन। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने जो परमिट किया रूल 10 ऑर्डर 1 रूल 10 सब क्लॉज 2 CPC में, एडिशन ऑफ पार्टी in a case where abatement has taken place was not actually a case in which abatement has taken place, only because of the fact that the state was represented. Therefore, the proceeding or the suit or appeal was alive at that time. इसलिए इसको लोग मिसकंस्ट्रू कर रहे हैं, मिसअंडरस्टूड करके गलत ऑर्डर भी दे रहे हैं। और आजकल कई और भी केसेस में देखें, कुछ वकीलों ने भी ये प्रैक्टिस में
अडॉप्ट कर लिया है कि अगर क्लाइंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो लोग आसान तरीका बनाते हैं कि ऑर्डर 1 रूल 10 सब क्लॉज 2 में पिटिशन फाइल किया। ऐसा एक केस अभी मेरे पास आया भी था, हिंसा का एक केस था, उसमें भी उसी तरह का पिटिशन दिया गया था और वहाँ कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था जाने अनजाने में। तो ये आपका सभी प्रश्न का शर्मा जी हो गया उत्तर। अब प्रश्न है नेहा का मुंगेर से, जो एक लॉ स्टूडेंट है। इनका प्रश्न है राजा गिद्धौर महाराज की एक जमीन 1939 में अपने रैयत को सेटल किया हुआ है और जमाबंदी भी कायम है। नकल निकालने पर वो किस जंगल लिखा है? अगर वन विभाग से एनओसी ले लें तब उस जंगल का मालिक कौन होगा? प्राइवेट जंगल तो राजा का होता था, वो किसी को सेटल किया है, उसका मालिक कौन होगा? अब ये देखना होगा कि ये जमुई जिला की ज़मीन है, तो यहाँ पर तो बिहार टेनेंसी एक्ट ही लागू है, बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लागू है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में या संथाल प्रधान टेनेंसी एक्ट में कुछ अलग प्रावधान है, और फॉरेस्ट के लिए अलग बहुत सारे कानून हैं। प्राइवेट फॉरेस्ट के लिए अलग है और फॉरेस्ट का पब्लिक फॉरेस्ट के लिए अलग है, गवर्नमेंट फॉरेस्ट के लिए अलग है। तो इससे ये मतलब नहीं है, अगर राजा गिद्धौर महाराज की ज़मीन थी और 1939 का सेटलमेंट था, तो ज़मीन जिस समय था और सेटलमेंट हुआ उस समय उस पर जंगल था कि नहीं था जंगल, ये क्वेश्चन। अगर उस समय जंगल था, जंगल को ही सेटल किया तो भी सेटलमेंट वैलिड था, उस पर अधिकार था। और अगर जंगल उस समय नहीं था, सेटलमेंट के बाद जंगल हुआ, तो वो जंगल हुआ तो जो सेटली है उसका जंगल हो गया। अब वो जंगल आज तक बरकरार है कि नहीं? अगर वो जंगल आज तक बरकरार है तो उस जंगल को गवर्नमेंट ने पब्लिक फॉरेस्ट डिक्लेयर किया है या प्राइवेट फॉरेस्ट डिक्लेयर किया है, या फॉरेस्ट एक्ट के तहत उसको गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, ये देखना पड़ेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन। अगर वैसा नोटिफिकेशन नहीं हुआ है तो जो सेटली है उसी का वो माना जाएगा, या उसका बाल बच्चा जो भी उसका वारिस आज मौजूद है उसका ही वो ज़मीन माना जाएगा और उसको अधिकार है और वो बेच भी सकता है और उसको खरीदा जा सकता है। इसलिए इसमें ये देखना चाहिए कि जिस समय सेटलमेंट हुआ उस समय सेटलमेंट का कौन सा कागज़ है, हुक्मनामा है, रजिस्टर्ड डीड है सेटलमेंट का, और हुक्मनामा या डीड में जंगल लिखा हुआ है या प्रति ज़मीन लिखा हुआ है, और किस पर्पस के लिए सेटलमेंट हुआ ये देखना होगा। और तीसरा कि अगर जंगल लगा तो कब जंगल लगा और कौन सा डॉक्यूमेंट है जिससे पता चलता है कि उस ज़मीन में भी जंगल है, ये भी देखा जाना चाहिए। अगर ये सब देखने के बाद और सही उत्तर दिया जा सकता है, लेकिन अगर वो सेटलमेंट महाराजा की ज़मीन हुई है 1939 में तो वो रैयत का ज़मीन हो गया, और रैयत अगर मालगुजारी दिया, उसको रसीद ज़मींदार ने दिया, तो रिटर्न जमाबंदी भी देखना चाहिए, रिटर्न जमाबंदी में उसी का नाम होगा और रिटर्न जमाबंदी के आधार पर उसका रजिस्टर 2 भी बना होगा, तो और भी उसका पक्का है, उससे खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक और प्रश्न रह गया, शर्मा जी का ही छूट गया था। हाँ, शर्मा जी का एक और प्रश्न है, ये लिखते हैं, सर वाज ए 1 year old वीडियो डिलीवर्ड एट एकेडमी ऑन प्रोवेट एंड एल ए, योर व्यू दैट नो नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर सेक्शन 276 is not matching with recent Supreme Court judgment decision. Supreme Court held that notice not being served is violation of just cause under section 263. You will have to, अब इसका हमने व्हाट्सएप पर ही क्वेश्चन आया था, इसका हमने रिप्लाई भी दे दिया शर्मा जी को, शायद उस रिप्लाई से वो सेटिस्फाइड नहीं हो, इसलिए फिर मैंने आज इस लेक्चर में इस प्रश्न को लिया है। फिर से आप लोगों के लिए, सभी लोगों के सुनने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न उन्होंने किया है, और कन्फ्यूजन होने का भी कोई पॉजिटिव कारण है जिसके वजह से ऐसा कन्फ्यूजन हो सकता है। हमने जो उनको व्हाट्सएप पर जवाब दिया है जरूर उन्होंने देखा होगा, अब वो सेटिस्फाइड हुए जवाब से कि नहीं हम नहीं कर सकते, इसलिए आज हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमने जवाब दे दिया था, वील हैव टू स्टडी मोर टू फाइंड डिस्टिंक्शन बिटवीन माई लेक्चर एंड सुप्रीम केस लॉ रेफर्ड बाई यू। तो हमने किस कंटेक्स्ट में लेक्चर दिया है और प्रश्न क्या था, टॉपिक क्या था और हमने क्या कहा था, उस संदर्भ में उसको लीजिएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट कहा है उस किस फैक्ट्स में और किस कंटेक्स्ट में कहा है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। हमारे समझ से पहले ये जानना चाहिए कि 266 क्या कहता है।
हमने जो भी लेक्चर में लिखा है, कहा है, वो सब सही कहा है। और जो लेटेस्ट लॉ है, सेटेड लॉ है, और जो स्टैट्यूटरी लॉ है, और जो जज मेड लॉ है, सब के आधार पर कहा है और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कहा है। वो सबको पढ़ने, समझने, एसिमुलेट करने के बाद ही हम क्लास में लेक्चर देते हैं, इसलिए कि हम जो बताते हैं उसको जुडिशियल ऑफिसर लोग सही मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो हमारी जवाबदेही बढ़ जाती है कि हम पूरा किसी भी पॉइंट पर, अगर कोई टेक्निकल पॉइंट है और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो उसमें थोड़ा प्रोब भी करते हैं, और प्रोब कर करके और डीप स्टडी करके तब कंक्लूजन ड्रॉ करके शॉर्ट में समझाते हैं। लंबा लंबा जजमेंट है, उसको वहाँ पर शॉर्ट टाइम में समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सब पढ़ करके उसको एसिमुलेट करके उसका जो क्या है, तो जजमेंट पढ़ने के लिए, समझने के लिए दो बात है, उसको बोलते हैं रेशियो डिसिडेंडी। तो वो जो जजमेंट है उसमें रेशियो क्या डिसाइड हुआ है, एवरी ऑब्जर्वेशन मेड इन ए जजमेंट इज नॉट ए बाइंडिंग प्रेसिडेंट, वो लॉ नहीं होता। और उसको ऑबिटर भी कहते हैं, ऑबिटर डिक्टा भी लॉ नहीं होता है। तो वो कोई इशू क्या था उस केस में, फैक्ट्स क्या था और कौन सा इशू था और किस इशू के कंटेक्स्ट में वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया और उसका क्या डिटर्मिनेशन किया उस इशू का, तब वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट होगा। तब वो समझा जाएगा कि सर्टेन लॉ पॉइंट हैज बीन डिसाइडेड बाय द एपेक्स कोर्ट और द हाई कोर्ट। तो वो एक्चुअली उस कैटेगरी में आता है जिसको बोलते हैं बाइंडिंग प्रेसिडेंस। वो बाइंडिंग होगा कि नहीं। बहुत सारा ऐसा जजमेंट होता है जिसमें वो रेशियो डिसाइडेड नहीं होता है, सर्टेन ऑब्जर्वेशन या डिस्कशन में कुछ कह दिया जाता है, तो वो बाइंडिंग नहीं है, उसको लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये अलग बात है। हालांकि एक आध दो जजमेंट मिला है कि इवन ऑबिटर डिक्टा ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट, वो भी अलग कंटेक्स्ट में कहा गया है। इसलिए बहुत सारी बात इतना टेक्निकल है कि शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट लेक्चर में बताना समझाना डिफिकल्ट होता है। अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे प्रोविज़न। पहले स्टैट्यूट का प्रोविज़न समझिए। वो जो भी जजमेंट आता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, वो स्टैट्यूट की प्रोविज़न को ही इंटरप्रेट किया जाता है। कोई अलग से अपने मन से वो सुप्रीम कोर्ट ही खुद कहता है सुप्रीम कोर्ट डज नॉट इनैक्ट लॉ, इवन हाई कोर्ट ऑल्सो डज नॉट इनैक्ट लॉ। सुप्रीम कोर्ट जो बोलता है दैट बिकम्स लॉ ऑफ द लैंड, इसलिए कि लॉ कहीं डिफाइन नहीं है किसी भी एक्ट में, किसी भी स्टैट्यूट में, इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लॉ डिफाइन नहीं है, और न जनरल क्लॉजेज एक्ट में डिफाइन है, न सीआरपीसी, न आईपीसी, न सीपीसी में। लेकिन एक अंग्रेज जज ने कहा है, वो उसका एक तरह से डिफाइन किया है, उसने कहा है कि लॉ इज द लास्ट वर्ड ऑफ द लास्ट कोर्ट। तो हम लोग का लास्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, और लास्ट वर्ड का मतलब हुआ लेटेस्ट जजमेंट में जो उसका फाइंडिंग हुआ उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, दैट बिकम्स लॉ ऑफ द लैंड, तो उसको माना जाएगा लॉ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इनैक्ट द लॉ। जिस पॉइंट पर कोई लॉ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उस पर लॉ नहीं बना सकता। लॉ बनाने का पार्लियामेंट को अधिकार है। हाँ, कई जजमेंट में आप देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया है यूनियन ऑफ इंडिया को टू फ्रेम लॉ, जैसे कि भंडारी साहब जो सब इंटरनेशनल कोर्ट में जो जज हो गए, वो सुप्रीम कोर्ट में थे, तो उनका एक जजमेंट आया था। वो जजमेंट आया था एडवर्स पोजीशन के ऊपर। उन्होंने कहा था कि एडवर्स पोजीशन का बहुत हार्श है, 12 साल तक कोई आदमी विदेश में रह गया, किसी कारण से उसकी थोड़ी सी असावधानी हुई तो उसका ज़मीन से अधिकार खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो इसका पीरियड 25 साल या 50 साल या 30 साल कर देना चाहिए, या तो ये प्रोविज़न को एकदम बदल देना चाहिए। इसलिए कि कई कंट्रीज़ में लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन को एब्सोल्यूट कर दिया गया और डिलीट कर दिया गया। तो उसमें यूनियन ऑफ इंडिया को उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि इस पर लॉ फ्रेम करें और इसको हटाएं या मॉडिफाई करें एडवर्स पोजीशन को। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और सजेस्ट कर सकता है लेजिस्लेचर्स को, पार्लियामेंट को, टू इनैक्ट लॉ। बट सुप्रीम कोर्ट itself does not enact any law. Supreme Court only interprets the statutory provision of law. इसलिए किस कंटेक्स्ट में वो इंटरप्रिटेशन आया है, इस भी पढ़ने का जरूरत है, समझने का जरूरत है। उस केस का फैक्ट्स क्या था। तो कोई भी जजमेंट होता है, इसलिए कहा जाता है फैक्ट्स ऑफ द केस ऑलवेज वेरी बट द प्रिंसिपल डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑलवेज रिमेन्स द सेम। तो वो पर्टिकुलर सेट ऑफ फैक्ट्स में अगर कोई प्रिंसिपल डिसाइड किया गया, तो अगर फैक्ट्स चेंज कर जाएगा तो प्रिंसिपल दूसरे फैक्ट्स में अप्लाई करेगा कि नहीं। इफ दैट लॉ इज ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, ऐसा अगर है और बाइंडिंग प्रेसिडेंट है, तो किसी भी फैक्ट्स में आ सकता है। ये अपवाद की स्थिति है, लेकिन जनरल कंटेक्स्ट में ऐसा नहीं होता। अब ये समझने के लिए, हमारे लेक्चर को ठीक से समझने के लिए आप ही समझिए, प्रोवेट और एले
कब होता है। तो इसके बारे में बहुत सारा मेरा लेक्चर है, बहुत बार बता चुके हैं। 276 सेक्शन है। अगर विल है तो विल के आधार पर प्रोवेट भी होता है, विल के आधार पर एले होता है। दोनों 276 में ही होता है। प्रोवेट कब होगा? जब नेम्ड एक्सक्यूटर होगा या अपॉइंटेड एक्सक्यूटर होगा अंडर दी विल, तब प्रोवेट होगा। अगर कोई एक्सक्यूटर अपॉइंटेड नहीं है तो विल के आधार पर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा। ये कहाँ से हम कहते हैं? ये कहते हैं सेक्शन 222 इंडियन सक्सेशन एक्ट से। सेक्शन 222 इंडियन सक्सेशन एक्ट कहता है कि प्रोवेट शैल बी ग्रांटेड टू एक्सक्यूटर अपॉइंटेड बाय द विल। और उसका दो पार्ट है। पहला पार्ट में है कि डायरेक्टली अपॉइंटेड हो, और दूसरा पार्ट है इम्प्लाइडली, अगर कंटेंट्स ऑफ द विल से पता चले कि इसमें इम्प्लाइडली कोई एक्सक्यूटर अपॉइंट हुआ है, तो जो एक्सक्यूटर है उसी को अधिकार है टू अप्रोच द प्रोवेट कोर्ट फॉर ऑब्टेनिंग प्रोवेट। जो एक्सक्यूटर नहीं है वो प्रोवेट के लिए नहीं अप्लाई कर सकता। तो वो क्या कर सकता है? अगर उसके पास विल है और एक्सक्यूटर नहीं है तो एलए के लिए अप्लाई करेगा। और दोनों का प्रावधान 276 ही है। अब अगर कोई विल नहीं है, बगैर विल के भी एलए हो सकता है, तो वो करेगा, जो व्यक्ति करेगा जो इंटाइटल है एलए के लिए, वो अपना कम्पिटेंसी शो करेगा कि आई एम इंटाइटल फॉर ग्रांट ऑफ एलए, कम्पिटेंट है हम, तो वो 278 में एप्लीकेशन देगा। तो 278 का एलए है जो इन एब्सेंस ऑफ विल है। अब 276 और 278 प्रेस्क्राइब करता है कि पिटीशन जो फाइल होगा उसका क्या क्या कंटेंट्स रहेगा। वो मैंडेटरी है, वो कंटेंट्स उसमें देना है। अगर वो नहीं दिया गया तो पिटीशन रिजेक्ट हो सकता है। तो अगर 276 को पढ़िएगा तो उसके कंटेंट्स में कहीं नहीं लिखा हुआ है, पिटीशन में बॉडी में लिखना है कि इनका नियर रिलेटिव कौन है, या टेस्टेटर का नेक्स्ट हेयर ऑफ किन और हेयर कौन है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है। न तो बॉडी में देने की जरूरत है, न पार्टी बनाने की जरूरत है। हम बराबर बताते रहते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सा पिटीशन जो लोअर कोर्ट में फाइल होता है उसमें तरह तरह का हर जिला का आता है। किसी में स्टेट ऑफ बिहार को पार्टी बना दिया जाता है, किसी में उनके एयर्स को डिफेंडेंट बना दिया जाता है। प्लेंटिव डिफेंडेंट की तरह लोग फाइल करते हैं, सूट की तरह ट्रीट करते हैं। ये सब गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 276 के पिटीशन में जो रिक्वायरमेंट है वो सेक्शन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि टेस्टेटर के वारिस या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी बनाना है, या उनका नाम और पता बॉडी ऑफ द पिटीशन में कहीं लिखना है। ऑन दी कॉन्ट्ररी 278 में ही लिखा हुआ है कि उनके नियरेस्ट रिलेटिव का नाम और पता बॉडी में देना है। तो अभी क्लियर हो गया कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट 276 का अगर पिटीशन है तो नहीं है। अब क्यों ऐसा बनाया गया है, इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे कारण है कि विल में अगर लिखा हुआ है एक्सक्यूटर बहाल है तो उसको प्रोवेट मिल जाएगा। अब किसी को तो ऑब्जेक्ट करने का अधिकार नहीं दिया टेस्टेटर ने, लेकिन कानून ने अधिकार दिया है। और वो कानून का अधिकार जो है उसको कौन देखेगा? तो कोर्ट देखेगा। कौन कोर्ट देखेगा? प्रोवेट कोर्ट जिसको बोलते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जहाँ पर प्रोवेट डायरेक्ट हाई कोर्ट में फाइल होता है तो हाँ हाई कोर्ट देखेगा। बोथ विल एक्ट एज ए प्रोवेट कोर्ट डिजिग्नेटेड कोर्ट अंडर द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। तो उस एक्ट के तहत उसको प्रोवेट कोर्ट कहा जाता था। वहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में काम नहीं करता है, वो प्रोवेट कोर्ट की तरह काम करता है। उसका डिजिग्नेशन डिस्ट्रिक्ट जज ही रहता है, हाई कोर्ट का हाई कोर्ट ही रहता है। अब देखिए कि 276 में जब कहीं नहीं लिखा हुआ है कि टेस्टेटर के नियर रिलेटिव का एड्रेस, नाम और एड्रेस पिटीशन में देना है, तो उनको नोटिस डालने का तो कोई सवाल नहीं है। दूसरा, ये आप जान लीजिए कि इसमें कोई नोटिस, जैसे सिविल सूट में सम्मन जाता है और किसी किसी मैटर में प्रोसीडिंग में नोटिस जाता है, तो सम्मन और प्रोसीडिंग के नोटिस में फ़र्क है। सिविल सूट में नोटिस कब जाता है?
अगर कोई जंक्शन का पिटिशन दिया हो, कोई रिसीवर का पिटिशन दिया हो, कोई इंटरलोक्यूटरी मैटर आ गया हो और उसके लिए कोई डिफेंडेंट को अगर नोटिस दिया जाएगा तो वो नोटिस कहलाता है, वो इंट्रीम मेजर्स है। और कोई अदर इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग अगर है तो उसमें नोटिस आता है, या अपील में नोटिस आता है, या रिवीजन में नोटिस आता है। सूट में जब भी जाएगा अदर साइड को, डिफेंडेंट को, तो समन्स जाएगा। इसलिए जाएगा कि समन्स के साथ कॉपी ऑफ प्लेंट जाता है ताकि डिफेंडेंट प्लेंट का जवाब दे सके, और नोटिस के लिए वो रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका सब फॉर्म बना हुआ है सीपीसी के अंदर। तो चूंकि पिटीशन प्रोवेट के अंतर्गत है और ओरिजिनली ये सीपीसी के अंतर्गत कवर्ड नहीं है, सीपीसी अप्लाई नहीं करता है उस, क्योंकि सूट है भी नहीं, तो इसमें नोटिस किसको जाएगा और क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, इसके लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया। वो सेक्शन है 283। 283 जो है वो कहता है साइटेशन। तो सम्मन एक हो गया, एक नोटिस हो गया, एक डिस्टिंक्शन समझ के। प्रोवेट प्रोसीडिंग में जो नोटिस जाता है, समझने के लिए हम नोटिस बोल रहे हैं, उसको साइटेशन बोलते हैं। तो चूंकि इसमें जो ऑर्डर होता है, जो जजमेंट होता है, इट इज कॉल्ड जजमेंट इन रेम एंड इज बाइंडिंग अगेंस्ट होल वर्ल्ड। तो इसलिए इसमें आम जनता को, आम पब्लिक को, सबको सूचना देने का प्रावधान है। कैसे? इसलिए कि सबके ऊपर इसका बाइंडिंग इफेक्ट होगा। तो वो पावर डिस्ट्रिक्ट जज को दिया गया है जिनके यहाँ प्रोवेट केस फाइल हुआ है या एलए केस फाइल हुआ है, उसी के लिए सेक्शन 283 में पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज दिया हुआ है। 283 के सब क्लॉज सी में लिखा हुआ है कि उसको साइटेशन इशू करने का पावर है। तब किसको साइटेशन इशू करेगा? यानी कि प्रोवेट केस मेरे यहाँ फाइल हुआ है, उसकी सूचना वो किसको देगा? तो आम पब्लिक को देगा। जो भी हो, आम पब्लिक में सब आ जाता है, ए टू जेड। तो इसलिए दिया जाएगा क्योंकि शायद हो सकता है कोई व्यक्ति आम पब्लिक में हो जो उसमें अपना कुछ इंटरेस्ट क्लेम करता हो, जिस जमीन के लिए वो बिल लिखा गया, और उस जमीन में वो जो टेस्टेटर का जो एस्टेट था, जो टेस्टेटर के मरने के बाद जो प्रॉपर्टी छोड़ करके मरा, उसमें अगर किसी भी पब्लिक का कोई इंटरेस्ट रहा हो तो उसको जानकारी होना चाहिए। तो उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए ये साइटेशन इशू होता है, इसको बोलते हैं जनरल साइटेशन। तो अब ऐसा केस मान लीजिए कि 276 में कोई नियर रिलेटिव का नाम है नहीं और पार्टी कोई होता नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगा? तो जनरल साइटेशन इशू करेगा। और जनरल साइटेशन के बाद अगर कोई व्यक्ति आवेगा तो प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगा। अगर कोई व्यक्ति आवेगा तो जरूर बतावेगा कि हम वारिस हैं कि नहीं है, और कोई वारिस है कि नहीं है, तब जैसा होगा आगे स्टेप लेगा। तो अगर जनरल साइटेशन के बाद जो व्यक्ति आके बताता है कि मेरे अलावे और 2, 4, 5 आदमी हैं जितना वारिस हैं, तो सबका नाम अगर वो बताता है तो उसके बाद उनके वारसान लोगों को भी एक नोटिस जाएगा, यानी कि साइटेशन जाएगा। तो वो जाएगा बाई नेम इंडिविजुअली, सभी को जाएगा। तो उसको बोलते हैं स्पेशल साइटेशन, बाई रजिस्टर्ड पोस्ट जाता है। और जनरल साइटेशन का डिफरेंट मोड में होता है, कि कोर्ट हाउस में भी पब्लिश होता है, जहाँ पर लास्ट अवॉर्ड था रहने का टेस्टेटर का, उसके घर के बाहर उसको लटकाया जाता है, कोर्ट हाउस में लटकाया जाता है, ब्लॉक के मुख्यालय में अगर है, ब्लॉक में उसका जमीन जहाँ है वहाँ लटकाया जाता है, या कलेक्टर के ऑफिस में लटकाया जाता है। कई प्रावधान उसमें बना हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसकी जानकारी हो सके। और बाद में पेपर पब्लिकेशन भी कराया जाता है। अगर उससे कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है कि प्रॉपर सर्विस नहीं है, तो उसका पेपर में भी निकलता है साइटेशन उसका। तो ये जब हो गया, साइटेशन के बाद हो सकता है कोई व्यक्ति नहीं आवे, तब कोर्ट आगे प्रोसीड कर जाए। अगर कोई व्यक्ति आया, वो ऑब्जेक्शन दिया, तो उसका ऑब्जेक्शन सुना जाएगा। अगर वो बताया कि और भी इसके वारसान हैं, तो उनका वारसान का नाम देगा, तो वारसान को फिर जाएगा स्पेशल साइटेशन, फिर उन लोग आएंगे, उन लोग जवाब देंगे, उनका सुना जाएगा। तो ये तो हो गया साइटेशन के बारे में हो गया। अब रहा कि जवाब कौन देगा और कैसे देगा, किसको सुनेगा और नहीं सुनेगा, उसके लिए अलग प्रावधान है, उसको बोलते हैं कैविएट। कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई भी डिफेंडेंट सम्मन जाने के बाद सीधा सूट में हाजिर होकर के अपना रिटन स्टेटमेंट देता है, ऑब्जेक्शन देता है, उस तरह से प्रावधान नहीं है प्रोवेट प्रोसीडिंग में या एलए प्रोसीडिंग में। जिसको साइटेशन मिला है वो व्यक्ति आएगा और कैविएट लॉज करेगा और शो करेगा
कि हमको कैपिटेबल इंटरेस्ट है, और कोर्ट समझेगा कि हाँ इसको कैपिटेबल इंटरेस्ट है तो उसको परमिट करेगा, आप ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए। तब जब वो ऑब्जेक्शन फाइल करेगा और वो चैलेंज करेगा मेंटेलिटी ऑफ द प्रोवेट प्रोसीडिंग, और जो भी ग्राउंड लेगा वो अगर डिबेटेबल है, क्वेश्चनेबल है, डिसाइड करने लायक है, जुडिकेट करने लायक है, तो कोर्ट उसको मान लेगा कंटेंसस प्रोसीडिंग सेक्शन 295 के हिसाब से। तब वो जो पिटिशनर है वो प्लेंटिव ट्रीट हो जाएगा, और कैविएटर ऑब्जेक्टर है जो डिफेंडेंट ट्रीट हो जाएगा, और वो जो प्रोसीडिंग है प्रोवेट का वो सूट ट्रीट हो जाएगा, और सूट का प्रोसीजर तब फॉलो हो जाएगा कंटेंसस प्रोसीडिंग की वजह से। तब वो जवाब देगा, तब चलेगा। तो यही हो गया, एक कंप्लीट प्रोसीजर हो गया। अब दूसरा पार्ट जो आपका आता है सेक्शन 263 का। 263 इंटायरली डिफरेंट, वो अलग पार्ट में है, और 276 अलग पार्ट ऑफ द एक्ट में है। वो जब कोई प्रोवेट ग्रांट हो गया, एलए ग्रांट हो गया, तो रिवोकेशन कराने का वो प्रावधान बना हुआ है कि जो एग्रीड पार्टी है वो रिवोक करा सकता है। तो रिवोक कराने का क्या ग्राउंड होगा, कुछ ग्राउंड तो होना चाहिए, तो उसका ग्राउंड है जस्ट काउज। उसके लिए 263 बनाया गया कि जस्ट काउज शो करने के बाद रिवोकेशन ऑफ दी ग्रांट हो सकता है। अब जस्ट काउज क्या है, सेक्शन 263 को गौर से पढ़िएगा तो उसमें ए से सब क्लाउज ई, स्मॉल ए बी सी डी ई, इसमें लिखा हुआ है कौन कौन सा जस्ट काउज। अगर उसमें से एक भी जस्ट काउज है तो उसके एग्जिस्ट करता है, अगर वो इस्टेब्लिश हो जाएगा तो ग्रांट है जो रिवोक हो जाएगा, ये पावर कोर्ट को है। तो वो जवाब देगा, पिटीशन का अदर साइड को नोटिस जाएगा, वो जवाब देगा, दोनों का सुनवाई होगा, सुनवाई के बाद कोर्ट का फाइंडिंग होगा कि जस्ट काउज है तो रिवोक कर देगा, अगर कहेगा जस्ट काउज नहीं है तो डिसमिस कर देगा, बरकरार रह जाएगा प्रोवेटी है। इसके लिए बनाया गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने जो कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वायलेशन ऑफ जस्ट काउज अंडर सेक्शन 263 held that notice not being served is violation of just cause। ये भी आपने प्रश्न जो किया है, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट शर्मा जी, ऐसा नहीं, वर्ड देखिएगा, नोटिस इज नॉट बीइंग सर्व, सर्व नहीं हुआ ये कोई ग्राउंड नहीं हो सकता। नोटिस हैज नॉट बीन इशूड ग्राउंड हो सकता है, अगर इशू हुआ और सर्विस नहीं हुआ तब उसका ग्राउंड नहीं हो सकता। तो उसके बाद तो डिबेटेबल हो जाएगा कि इनको जानकारी थी और सर्व हुआ कि नहीं हुआ, तो सिर्फ इसी ग्राउंड पर नहीं हो सकता है। इसे अगर नहीं हुआ तो क्यों, ये पता चलेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 उसी के नीचे लिखा हुआ है, ए से ई में नहीं बात लिखा हुआ है कि साइटेशन सर्विस नहीं हुआ, और साइटेशन सर्विस नहीं हुआ तो जस्ट काउज होगा और कैंसिल हो जाएगा, ग्रांट रिवोक हो जाएगा। उसको समझने के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 में लिखा हुआ है, कहता है विदाउट साइटिंग दी पार्टी, जो हमने आपको कहा, अगर साइट नहीं किया यानी कि साइटेशन इशू ही नहीं हुआ नियर रिलेटिव को, अगर नाम मालूम रहेगा तब ने नियर रिलेटिव को साइटेशन होगा। अगर जनरल साइटेशन के बाद रिकॉर्ड पर आ गया नियर रिलेटिव का नाम और उसके बाद स्पेशल साइटेशन जारी नहीं हुआ, साइटेशन इशू ही नहीं हुआ, तब वो जस्ट काउज होगा। अगर जारी हुआ तो क्वेश्चन होगा, एक पार्टी कहेगा सर हो गया, दूसरा पार्टी कहेगा नहीं सर हुआ, तो कोर्ट फाइंडिंग देगा। तो डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस ऑफ द केस। अगर स्टेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि सर्विस नहीं हुआ तो खत्म हो जाएगा। लॉ कहता है कि साइटेशन नहीं हुआ तब जस्ट काउज में आवेगा, सर्विस नहीं हुआ तो होगा कि नहीं हुआ, इसको फिर माइन्यूटली पढ़ने की आवश्यकता है। आप जजमेंट का रेफरेंस भी नहीं दिया है, ऐसा और भी बहुत सारा जजमेंट है, आप किस जजमेंट को पढ़े हैं काइंडली आप उसका रेफरेंस हमको दे दीजिए, तो हम और क्लियर अगला लेक्चर में आपको बता देंगे। और उसको कहाँ पर वेयर द शू पिंचेज, ये आपको देखना होगा, कहाँ पर आपको पढ़ने या समझने में मिस्टेक हुआ या सुप्रीम कोर्ट का कहने का क्या उद्देश्य था, ये आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए हमने शर्मा जी रिप्लाई कर दिया था, यू विल हैव टू स्टडी मोर टू फाइंड डिस्टिंक्शन बिटवीन माई लेक्चर एंड सुप्रीम कोर्ट केस लॉ रेफर्ड बाई यू। इसलिए अब हम समझते हैं कि आप फिर से अगर उसको पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा, और नहीं तो हमको आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आप रिलाई कर रहे हैं उस जजमेंट को व्हाट्सएप पर हमको भेज दीजिए, हम देख करके फिर और उसको एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन हमारे समझ से जो हमने अब समझा है,
सेक्शन का एनालिटिक एनालिसिस जो हमने किया है 276 का, 278 का और 263 का, और उसमें क्लाउज ए टू ई है और इलस्ट्रेशन 2 है, उसके हिसाब से ऐसा कहना कि अगर सर्व नहीं हुआ है तो जस्ट काउज है और रिवोक हो जाएगा, हमारे समझ से इट इज नॉट सफिशिएंट। अब इसके बाद प्रश्न आता है बेगूसराय से, लिखते हैं आई एम किशोर कुमार फ्रॉम बेगूसराय, योर यूट्यूब फॉलोअर, required one suggestion, should I buy Bakash Malik land as CEO is nowadays denying mutation, please reply, thanks sir। आपके प्रश्न का जवाब मैंने व्हाट्सएप पर दे दिया है, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, मेरा रिप्लाई भी है, हम पढ़ देते हैं। देयर इज नो वार इन परचेजिंग बकाश लैंड प्रोवाइडेड द वेंडर हैज एक्वायर्ड राइटी राइट देयर इन। तो आप समझ गए होंगे कृष्ण कुमार जी कि अगर बकाश ज़मीन है और बकाश ज़मीन में रैयती राइट हो गया तो ज़मीन का खरीद बिक्री करने से कोई रोक नहीं सकता है, और फिर म्यूटेशन में भी नहीं रोक सकता है और रजिस्ट्री में भी नहीं रुकेगा। इसलिए आपको अगर खरीदना चाहते हैं तो ये देखिए कि बकाश लैंड कब किसने खरीदा या किसने बंदोबस्ती लिया, और बंदोबस्ती लिया तो उसका कब्जा हुआ कि नहीं, ज़मींदार ने उसको रसीद काटा कि नहीं काटा, रिटर्न जमाबंदी बना कि नहीं बना, और रिटर्न जमाबंदी के आधार पर रजिस्टर 2 उसका बना कि नहीं बना। अगर रजिस्टर 2 बना तो उसका रसीद कट रहा है तो इसका माने सरकार भी उसको रैयत मार रही है, तब कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका म्यूटेशन भी हो जाएगा, रजिस्ट्री भी हो जाएगा। अगर इस सब में कोई गड़बड़ी है छानबीन में, तब आप फिर वहाँ पर स्थानीय वकील से पूछ करके समझ करके आप खरीदिएगा, या जरूरत पड़ेगा तो मेरे पास आइएगा कागज पत्र लेकर, तो हम आपको क्लियर और बता देंगे। उसके बाद का प्रश्न है विक्रम कुमार, इनका कहना है अभी हमारी पैतृक संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है, यदि मैं जमीन खरीदूंगा तो छोटा भाई खरीदी गई जमीन का हिस्सा लेगा। हालांकि अब सभी भाइयों की शादी हो चुकी है। देखिए, शादी होने से हिस्सा में कोई मतलब नहीं है। अगर आपका संयुक्त परिवार है और संयुक्त परिवार में सभी भाई लोग रहते हैं और पैतृक संपत्ति का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, तो कानून के हिसाब से अगर कोई ज़मीन आप खरीदिएगा तो संयुक्त परिवार का ही माना जाएगा। अपवाद स्वरूप अगर आप कोई नौकरी करते हैं या कोई अलग से व्यवसाय है, आपको आमदनी का अलग से जरिया है, तब आप खरीद करके अपने अलग पैसा से, अपने खास आमदनी से अपना अलग कब्जा रखते हैं। संयुक्त परिवार के साथ कब्जा मिला के नहीं रखते हैं, तो आपका वो अलग सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, स्व अर्जित समझा जाएगा, उसमें भाई का हिस्सा नहीं। उसके बाद इनका एक और प्रश्न है, गैर पंजीकृत पावर अटॉर्नी धारक सिक्रीदार के रूप में स्वयं ले सकता है या किसी को दे सकता है? अगर ऐसा होगा तो इस प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कृपया मुझे सुझाव दें। देखिए, पावर अटॉर्नी सिक्रीदार के रूप में स्वयं ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता है? आपका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ज़मीन का कोई सिक्रीदार है तो वो सिक्रीदार किसी जो ओरिजिनल रैयत उससे पावर अटॉर्नी ले सकता है, अगर जिसका माने है तो ले सकता है। और वो सिक्रीदार वाला जो उसका राइट है, अगर सिक्रीदार का राइट को किसी को पावर अटॉर्नी नहीं दे सकता है, वो रैयत से जिसका उस सिक्रीदार है यानी कि बटेदार है, मान लीजिए कि राम की ज़मीन है और श्याम उसका बटेदार या सिक्रीदार है, तो राम से वो पावर अटॉर्नी ले सकता है, लेकिन श्याम जो है सिक्रीदार के रूप में किसी दूसरे को जोतने का पावर अटॉर्नी नहीं दे। अब इसमें आगे बढ़ाने का कहाँ सवाल है कि जो होता है सिक्रीदार का राइट जो होता है वो इनहेरिटेबल है, वो मर जाएगा तो उसका बाल बच्चा उसको जोतेगा, और उसको ट्रांसफ़र करने का कोई अधिकार नहीं, किसी को दूसरे का देने का नहीं अधिकार। तो अपने जगह पर दूसरे को दे रहा है तो वो अधिकार उसको नहीं है।
आपने लिखा है ऊपर दिए गए 2 प्रश्न आपकी 13 जून की प्रश्न उत्तर श्रृंखला में नहीं लिए गए हैं, क्या यह प्रश्न पूछने योग्य नहीं है? सर, आपके प्रश्न उत्तर श्रृंखला में मेरा प्रश्न नहीं लिया गया है। मैं नियमित रूप से आपके प्रश्न उत्तर श्रृंखला का इंतजार करता हूँ। हमने जवाब भी दिया है आपको। आप पिछला पूरा व्हाट्सएप मैसेज गौर से पढ़ें, उत्तर मिल जाएगा। पुराना वीडियो भी देखें, उसमें भी उत्तर है। आज का प्रश्न मेरी समझ से बाहर है। इस तरह का प्रश्न आप क्लियर नहीं करते हैं, इसलिए हमने आपको जवाब दे दिया था। पुराना वीडियो आप देखिएगा, सिक्विदार के ऊपर और बकास्ट के ऊपर, पावर टर्निंग के ऊपर, सब बहुत सारा लेक्चर है। उससे आपका प्रश्न का उत्तर ऑलरेडी कवर्ड है, इसीलिए हमने आपको ऐसा जवाब दिया था। उसके बाद फिर आगे लिखते हैं, इनका नाम तो नहीं है, उन्हीं का है। ये किनका है? सर चरण स्पर्श। इसमें प्लॉट 392 395 जो एक नॉर्मल खेत है का रेंट फिक्स किया हुआ है और मेरे कब्जे में भी है। अभी तो यह प्लॉट गवर्नमेंट का की होगी या फिर मेरे एंसेस्टर लैंडलॉर्ड थे, कृपया मार्गदर्शन करें। तो आप ये प्लॉट जो है नॉर्मल खेत है और रेंट फिक्स हो गया है और आपका कब्जा भी है और ये ज़मीन आपका है तो आप ही का रहेगा, ये सरकार का नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कर्नल A.K. राय। कर्नल साहब लिखते हैं आई हैव बीन स्पीकिंग टू यू अर्लियर ऑल्सो फॉर लीगल एडवाइस। क्वेश्चन है उनका, सर आई वांटेड टू नो एज टू व्हेन द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल सब्जेक्ट वाज इंस्टीट्यूटेड इन सिविल कोड इन द स्टेट ऑफ बिहार after independence. Defendants in a matter of injunction has produced a fourth Sulahnama of 1947-50. इसका जवाब व्हाट्सएप पर दे दिए थे फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग कर्नल साहब। देखिए, ये जो कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है उसको बोलते हैं सिविल कोर्ट एक्ट शॉर्ट में। पूरा नाम है बंगाल आगरा आसाम सिविल कोर्ट एक्ट 1887। 1887 में ये एक्ट बना। 1887 एक्ट में मुंसिफ और सब जज बना और उसी समय एडिशनल सब जज वगैरह का कोर्ट बना। जब एक से कोर्ट से ज़्यादा का, तो 47 में तो जरूर उससे बहुत पहले से एडिशनल सब जज का कोर्ट था। सिर्फ एडिशनल सब जज कोर्ट होने से डाउट नहीं किया सकता। फोर्ज एंड फैब्रिकेटेड है, इसको देखने के लिए आपको और भी चीज़ देखना पड़ेगा। उसका सूट रजिस्टर देखना पड़ेगा, उसका ऑर्डर शीट देखना पड़ेगा। फुल ऑर्डर शीट देखिए, सूट रजिस्टर देखिए और उससे पता चलेगा कि सही है या गलत, या उस समय का जज का अपॉइंटमेंट जो हुआ उसका नोटिफिकेशन दीजिए। कब अपॉइंटमेंट हुआ उसका बिहार सरकार का नोटिफिकेशन देखिए जिससे अपॉइंटमेंट होता है। इसके बाद का प्रश्न है गिरीश यादव देवघर। हाँ, इसके पहले एक छोटा सा प्रश्न है अभिषेक जी का। अभिषेक जी कहाँ से लिखते हैं और क्या करते हैं इन्होंने बताया, लेकिन इनका प्रश्न कानून से संबंधित है और भी प्रोवेट से संबंधित है। इन्होंने लिखा है लिमिटेशन इन प्रोवेट है कि नहीं, यानी कि प्रोवेट पिटिशन फाइल करने का कोई लिमिटेशन है कि नहीं, अगर है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। दूसरा प्रश्न है प्रोविजन ऑफ सब्स्टिट्यूशन आफ्टर डेथ ऑफ लीगेटी और लिखते हैं मार्गदर्शन करें। सुनिए अभिषेक जी, पहले जो लॉ था खास करके इंडिया में 2 तरह का व्यू था। एक व्यू था साउदर्न हाई कोर्ट्स का, बॉम्बे हाई कोर्ट का, कि लिमिटेशन लगता है प्रोवेट में। जहाँ तक इंडियन सक्सेशन एक्ट का सवाल है इसमें कहीं लिमिटेशन का प्रावधान नहीं है, लेकिन लिमिटेशन एक्ट में भी अलग से कोई आर्टिकल नहीं है जिससे कि पता चले कि कितना साल लिमिटेशन है। लेकिन वो सब हाई कोर्ट ने जजमेंट जो दिया वो आर्टिकल 137 लिमिटेशन एक्ट में, जो रेजिडियरी आर्टिकल है, यानी कि जहाँ पर पूरे लिमिटेशन एक्ट में आर्टिकल 1 से 136 तक अलग अलग काम के लिए लिमिटेशन दिया हुआ, वो समाप्त जब होता है तो कोई ऐसा काम जिसके लिए 1 से 36 तक कहीं भी नहीं प्रावधान बना हुआ है लिमिटेशन एक्ट में, लिमिटेशन प्रिस्क्राइब नहीं है, तो उसमें वो अंतिम वाला आर्टिकल अप्लाई करेगा, रेजिडियरी आर्टिकल। तो उसमें 3 साल लिखा हुआ है और 3 साल किस दिन से, जिससे राइट टू सू एक्रू करता है।
इस दिन से राइट टू अप्लाई एक्रू करता है, उस दिन से 3 साल। लेकिन उस जजमेंट के बावजूद ही कलकत्ता हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट का कंसिस्टेंट व्यू था, गुवाहाटी हाईकोर्ट का, कि आर्टिकल 137 लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं करता है, क्योंकि प्रोवेट सूट नहीं है और प्रोवेट कोर्ट में सीपीसी का एप्लीकेशन नहीं है, और इसीलिए इसमें आर्टिकल 137 अप्लाई नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर पटना में और बिहार स्टेट में या पटना हाईकोर्ट में कभी लिमिटेशन का मैटर नहीं होता था। लेकिन कुछ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आ गया स्पेशल एक्ट के आधार पर, उस स्पेशल एक्ट के आधार पर उस जजमेंट के हिसाब से आर्टिकल 137 को अप्लाई किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में 2008 में एक जजमेंट में कह दिया कि अप्लाई करेगा आर्टिकल 137, इसमें भी अप्लाई करेगा। सबसे पहले आया था महाराष्ट्र फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट में, उसके बाद टेलीग्राफ एक्ट में, अदर स्पेशल एक्ट में, आर्बिट्रेशन एक्ट में ये सब जजमेंट आया था। तो स्पेशल एक्ट में आर्टिकल 137 अप्लाई किया, तो ये स्पेशल एक्ट है इंडियन सक्सेशन एक्ट, इसलिए इसमें भी 137 अप्लाई करेगा। इसी आधार पर लोग मानने लगे। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को गौर से लोग पढ़ने लगे, और पटना हाईकोर्ट तो अब इसको नहीं मान रहा है। तो उसमें लिखा हुआ है 4-5 लास्ट में नीचे में देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है कि राइट टू सू कब एक्रू करता है। तो उस दिन से राइट टू सू एक्रू करता है। तो पहला राइट टू सू एक्रू करता है कब, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लिमिटेशन जब बिल लिखने वाला व्यक्ति टेस्टेटर मर जाएगा, तो मरने के 3 साल के अंदर होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मान लिया ऐसा बिल है जो बैंक में जमा है या कोर्ट में जमा है और उसको पता ही नहीं, 10 साल के बाद उसको बिल का पता हुआ, जानकारी हुआ, तो जिस दिन उसको जानकारी हुआ उस दिन से उसको राइट टू सू हो गया। तो राइट टू सू हो गया तो उस दिन से 3 साल चलेगा। अगर कोई व्यक्ति कहीं बिल के आधार पर अप्लाई किया, कहीं सूट में अप्लाई किया, कहीं डिस्प्यूट हो गया कि बिल जाली है, फरेबी है, तो उसको ज़रूरत पड़ गया, पहले उसको कोई ज़रूरत नहीं था, बिल लेना कोई प्रोवेट लेना कोई ज़रूरी भी नहीं, तो अगर किसी खास परिस्थिति में उसको जरूरत पड़ गया तो उसको कॉज ऑफ एक्शन एराइज कर गया, यानी कि राइट टू सू हुआ, तो उस दिन से 3 साल। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर कोई फैक्ट को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया जाए तो राइट टू सू एक्रू करना कब किया ये आप अपने हिसाब से उसको जज कर सकते हैं और उसको फैक्ट बना सकते हैं। 3 साल के बाद भी हो सकता है, 10 साल के बाद भी हो सकता है। एक केस हमने पटना हाईकोर्ट में 40 साल के बाद फाइल किया था और प्रोवेट अलाउ हुआ। उसमें हमारा कंटेंशन था कि उनके फैमिली में बिजनेसमैन था और ब्रिटिश के ज़माने का बहुत बड़ा तिजोरी था, कई एक मन का बड़ा लोहा का तिजोरी था। और तिजोरी जब पुराना हो गया बंद, उसको खोलने के लिए बुलाया गया, बाहर से आदमी को बुलाया गया, खुलता ही नहीं था। उसमें लॉकर के अंदर लॉकर था, उसी के अंदर वो व्हील रखा हुआ था और तिजोरी को तोड़ करके फिर कबाड़ में बेचा गया। तो उसी तिजोरी में व्हील निकला और उसको मालूम हुआ 40 साल के बाद पता चला। 40 साल पहले व्हील लिखा गया था, तिजोरी में रखा गया। वही हमने ग्राउंड लिया था, उस पर एविडेंस दिया था, कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब प्रोवेट ग्राउंड। उसके बाद एक और जजमेंट है जिसमें सीलिंग एक्ट का मैटर चला था, उसमें 30 साल पुराना व्हील का जस्टिस सीमा अली का वो जजमेंट है। हमारा जो जजमेंट है वो जस्टिस VN सिन्हा का जजमेंट है, और जस्टिस सीमा अली का जजमेंट है वो रिपोर्टेड केस है पटना हाईकोर्ट का। उसमें उन्होंने 30 साल या 35 साल पुराना व्हील का प्रोवेट अलाउ किया था और उसको मान लिया था लैंड सीलिंग के केस में। उसके बाद का प्रश्न है अभिषेक जी का कि सब्स्टिट्यूशन डेथ ऑफ लीगेटी का होता है कि नहीं। देखिए, सब्स्टिट्यूशन अगर प्रोवेट प्रोसीडिंग चल रहा है और प्रोवेट प्रोसीडिंग में कोई पार्टी है लीगेटी का सब्स्टिट्यूशन होगा। यानी कि अगर वो अपोजिट पार्टी के रूप में आ गया है, कैविएट के बाद किसी भी हालत में आ गया है, तब तो किस स्टेज में। अब लीगेटी का सीधा मतलब होता है कि लीगेटी उसको भी विल से कोई इंटरेस्ट मिला है। तो अगर लीगेटी जो है वो खुद पिटिशनर है, लीगेटी है जो स्वयं अपने पिटिशन फाइल किया है और वो मर गया है, और वो पिटिशन है अगर प्रोवेट का, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं। ये हमारा ही केस बहस किया हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट तक ऑर्डर आ गया। राकेश बिहारी सरन बनाम अलका सरन का केस है, 2017 में PLJR में रिपोर्टेड है। डिवीजन बेंच जजमेंट, सिंगल बेंच जजमेंट जस्टिस मुंगेश्वर साहू का है, खोजिएगा तो मिलेगा, पार्टी के नाम से मिल जाएगा। उसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ था। तो चूँकि प्रोवेट होता है जो एक्सक्यूटर है उसको,
और लिगेटी है जो एक्सक्यूटर नहीं है। लिगेटी ने प्रोबेट पिटिशन फाइल कर दिया जाने अनजाने में और मर गया, तो उसमें सब्स्टिट्यूशन उसका नहीं है। लेकिन अगर लिगेटी ने पिटिशन फाइल कर दिया एले का और मर गया, तब सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि लिगेटी को राइट हो गया, जैसे ही मर गया तो उसमें सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि प्रोबेट का है कि एले का है। ठीक है। उसके बाद है गिरीश यादव देवघर। इनका प्रश्न है लंबा चौड़ा। ये लिखते हैं, जमीन का सभी अंश एवं भाग जिसका प्लॉट संख्या 749, एमएस प्लॉट संख्या 895, होल्डिंग संख्या 361, खाता संख्या 88, वार्ड संख्या 18/21 है, जिसका क्षेत्रफल 6 एकड़ 94 डिसमिल, खाता संख्या 88, खेवट संख्या 2, वार्ड संख्या 18/21 है, जो गांव हतमा अभी मोहल्ला करमटोली के नाम से जाना जाता है, प्रोफेसर कॉलोनी, थाना बरियातू, जिला रांची में स्थित है, जो श्रीमती नीलू गुप्ता के नाम से पंजीकृत है, उस जमीन का चौहद। ये इन्होंने डिटेल लिखा। अब इसमें प्रश्न है कि होल्डिंग नंबर और खाता नंबर में डिफरेंस क्या है। होल्डिंग नंबर अलग होता है और खाता नंबर अलग होता है। तो खेती की जमीन का रजिस्टर 2 में भी होल्डिंग दिया रहता है, मतलब एक रैयत को अगर 2 एकड़ 4 एकड़ है तो उसका माना जाता है 4 एकड़ का उसका होल्डिंग है, तो टोटल अराजी को होल्डिंग माना जाता है। रजिस्टर 2 में खेती की जमीन को भी होल्डिंग लिखा रहता है। और खाता नंबर अलग होता है, खाता नंबर खतियान में आता है, वो रैयत का, हर रैयत का एक खाता मिलता है। होल्डिंग नंबर अलग चीज़ है, खाता नंबर अलग चीज़ है। हाँ, एक खाता के अंदर उस रैयत को अगर 4 एकड़ जमीन है उसी खाता में, तो उसी खाता में 10 प्लॉट है, 10 प्लॉट का टोटल 4 एकड़ उसमें दिया रहेगा। इसलिए खाता नंबर अलग चीज़ है। वो खतियान में जो रैयत को खाता अलाउ होता है वो खाता नंबर हुआ, और होल्डिंग नंबर हुआ जो रजिस्टर 2 में लिखता है वो होल्डिंग। और एक होल्डिंग होता है जो अगर मकान बना हुआ है म्यूनसिपल एरिया में है तो मकान का होल्डिंग नंबर कहते हैं। और अगर म्यूनसिपैलिटी में ज़मीन है और म्यूनसिपैलिटी के अंदर अगर सर्वे होता है तो उस प्लॉट को बोलते हैं एमएस प्लॉट, म्यूनिसिपल सर्वे प्लॉट, यानी कि वो प्लॉट म्यूनसिपैलिटी के अंदर है और उसका सर्वे म्यूनिसिपल एक्ट अलग कानून है उसका, हुआ है, इसीलिए उसका एमएस प्लॉट बोलते हैं। तो एमएस प्लॉट अलग है और सीएस प्लॉट अलग है, यानी कि कैडेस्ट्रल सर्वे का प्लॉट अलग है। रीजनल सर्वे में आरएस प्लॉट होता है तो आरएस प्लॉट अलग है। चकबंदी में भी सर्वे होता है तो चकबंदी का बोलते हैं चक प्लॉट। तो सब अलग अलग है, अलग अलग कानून में बनता है, इसलिए अलग अलग नाम है। उसके बाद का प्रश्न आता है रोहित सिंह रावत। इन्होंने बहुत लंबा लिखा है, प्रश्न बहुत साधारण है लेकिन फैक्ट इन्होंने दिया है, हम पढ़ लेते हैं। सर प्रणाम। सर, मेरे पिताजी के नाम से वार्षिक पर्चा 1974 में सीएस खाता से मिला। आरएस में जिस भू स्वामी से काट कर वार्षिक पर्चा दिया था उसी भूस्वामी एवं अन्य के नाम से खतियान बन गया, जिसमें मेरे पिताजी के द्वारा 1978 में बीटी एक्ट 106 तहत उमाशंकर सहाय रेवन्यू अफसर के न्यायालय में बात दायर हुआ, जिसमें मेरे पिताजी के पक्ष में 1986 ईस्वी में डिग्री मिला। जजमेंट में क्लेम फॉर ई में लिखा है कि वादी का पर्चा का आधार पर खाता खोल दिया जाए और प्रतिवादी का नाम खतियान से हटा दिया जाए। जजमेंट ऑर्डर में लिखा है कि खाता 217 खेसरा 899 रकबा 3 डिसमिल पर वादी के खास खाता को खास कब्जे की जमीन घोषित की जाती है। यह जमीन प्रतिवादी के खाते से खारिज माना जाएगा। इस जजमेंट डिग्री के आधार पर मेरे पिताजी के नाम से पंजी 2 में 1986 ईस्वी में जमाबंदी बना, उस समय से दखल कब्जा के साथ लगान रसीद 23-24 तक कटा हुआ है। इस डिग्री विरुद्ध प्रतिवादी ने कहीं अपील भी दायर नहीं किया। इस जमीन पर हमारा पुराना मकान है, इस पर पक्का मकान निर्माण करने लगे तो विपक्षी खतियान के आधार पर निर्माण कार्य करने में रोकने लगा। इसके संबंध में अंचल अधिकारी को आवेदन दिए, जिसमें अंचल अधिकारी ने जांच रिपोर्ट में विपक्षी का खतियानी विवरण देते हुए वर्णित किया कि आवेदक के पिता को बीटी एक्ट दफा 106 से निर्णय प्राप्त है। इस आधार आवेदक का पिता के नाम जमाबंदी बना हुआ है, लेकिन बीटी एक्ट 106 के निर्णय के आधार पर खतियान में तरमीम नहीं हुआ है, इसलिए आवेदक को टाइटल सूट दायर करने सलाह दी जाती है। जबकि अंचल अधिकारी ने मौखिक रूप से कहा कि जिनका बीटी एक्ट दफा 106 के निर्णय के आधार पर तरमीम नहीं हुआ उनका इस तरह जजमेंट डिग्री को हाईकोर्ट ने 2006 ने ही अमान्य घोषित कर दिया है। इसलिए हमारी इस बीटी एक्ट 106 जजमेंट डिग्री को अंचल अधिकारी अमान्य बता रहे हैं। इस पर मार्गदर्शन करने की कृपा करें। देखिए,
किसी जो अंचल अधिकारी या तो गधा है या इडियट है या घूसखोर है, आपको बरगला रहा है, आप गलत किए थे, आपको रोक ठोक कर रहा था, तो अंचल अधिकारी का क्यों दरखास्त दिए? आपका बीटी एक्ट का फैसला एकदम सही है। खतियान में सुधार नहीं हुआ है तो कोई मतलब नहीं है, खतियान के साथ साथ आपका जजमेंट को एक साथ पढ़ा जाएगा, वो सुधार माना जाएगा। अब इतना दिन हो गया तो अब सुधार नहीं हो सकता है। आपको टाइटल शूट करने की आवश्यकता नहीं। अगर विपक्षी आपको तंग करता है तो पुलिस में जाइए, पुलिस में दरखास्त दीजिए, उसके विरुद्ध 144 लगवाइए, 107 लगवाइए और पुलिस में काम कीजिए, या क्रिमिनल केस कीजिए। आपके साथ गाली गुप्ता करता है, जमीन पर चलाता है या मारपीट करता है तो क्रिमिनल केस कीजिए। आपको कोई सिविल केस करने की जरूरत नहीं, आपका एकदम पक्का है, जमीन पर कब्जा में रहिए, घबराने की कोई बात नहीं। अब तक के सभी प्रश्नों का मैंने उत्तर दे दिया। अब ये श्रृंखला जो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है में आज तक जो मेरे पास अवेलेबल व्हाट्सएप का प्रश्न है उसका जवाब हो गया। संभव तो हो सकता है कोई प्रश्न छूट गया हो या आगे पीछे हो गया हो, तो हम समझते हैं कि जिनका प्रश्न है हम पूरा प्रश्न पढ़ते हैं, उन लोगों ने समझ लिया था। धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।